कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने नामांकन किया रायबरेली में और बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह। क्या रायबरेली की सियासत क्या कह रही है, क्या हवा है, क्या? देखिए, रायबरेली में कुछ नया नहीं होने जा रहा है। रायबरेली अपना ही इतिहास दोहराएगी फिर से। और राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ करके हिंदी भाषी पट्टी में चुनाव को इंडिया गठबंधन की ओर मोड़ने का एक बड़ा कदम उठाया है। रायबरेली से जो उनकी पहल है जो नामांकन करना होगा, लड़ने के लिए आना। और रायबरेली देखिए, वो बहुत इमोशनली उनके परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। अभी 2 दिन पूर्व जो है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके परिवार से कोई लड़ने नहीं आ रहा है। चर्चा कुछ इस तरह की चल रही थी, सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही थी, टीवी पर बहुत बात हो रही थी, तो बहुत लोग मायूस थे। एक गौरव बोध है, मान लीजिए उनके परिवार के साथ रायबरेली का जो प्रतिनिधित्व है, तो यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। एक बात तो इसको तो साधारण ढंग से रिश्तों के आधार पर देखा जाए तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रायबरेली बुनियादी तौर पर संघ चाहे जितना जोर लगा ले, वो पूरा 70 साल का हिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो एक बार अकेजनली दुर्भाग्य से यहाँ एक बार सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बुनियादी तौर पर यहाँ उनके लिए कोई ज़मीन थी नहीं। ये असेंबली के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट की बड़ी ज़मीन रही है। सन 62 में सांसद कांग्रेस का, 6 एमएलए सोशलिस्ट पार्टी के। अभी भी अगर आप देखिए तो 4 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं, सांसद कांग्रेस का है। तो इसकी बनावट असल में इस तरह की है रायबरेली की कि नफरत की राजनीति को ये जिला कभी पसंद नहीं करता है। और ये हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर है कि ये बहुत शांत और मेलजुल करके, और गंगा जमुनी तहजीब जो सही मायने में अगर कहा जाए तो उसकी एक नज़ीर है रायबरेली, जहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। और इस तरह का जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो बार बार पराजित होंगे, वो बात करने के लिए कोई करता रहे। ये एक तो ये सवाल। अब गवर्नेंस का जो सवाल है कि 10 साल में डिलीवर क्या किया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो डिलीवरी है उसकी वो क्या है। तो 10 साल में जो डिलीवरी है उसको अगर आप मोदी के भाषणों को खंगाल के देखेंगे तो वो कहाँ से शुरू हुए? वो लाभार्थियों की एक जमात से शुरू हुए। हमने शौचालय दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, ये सब बताते हैं। फिर वो कहाँ पहुंच गए? कांग्रेस का एजेंट घोषणा पत्र, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, वो पाकिस्तान का घोषणा पत्र है, वो सब पूरा बोलिए अपने पुराने एजेंडे पर वो लौट गए। बुनियादी बात करते नहीं है। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि रायबरेली के अंदर एम्स क्रोल कर रहा है। अभी 10 बेड है उसके अंदर, 980 बेड का हॉस्पिटल, उसका 380 बेड काट दिया आपने, 600 बेड का हॉस्पिटल बचा। और अभी जो बेड उपलब्ध है वो 10 बेड है। अभी उसको 30 या 35 करने की बात हो रही। अभी जल्दी में कहीं मीडिया के जरिए खबर आई कि वो 30 या 40-35 करने की बात हो रही। ओपीडी चल रहा है, माने हमारा 10 साल से क्रोल चल रहा है, धीरे धीरे रेंग रहा है। उसका पैसा आप जारी नहीं कर रहे हैं, उसका फाइल आप पेंडिंग रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री उस कमेटी का चेयरमैन है। तो यह सवाल तो उठेगा कि रायबरेली में 40,000 लोग कोविड में मर गए। हमारा एम्स ठीक से काम करता है तो वो 40,000 लोगों की मौत को तो हम कहीं रोक सकते थे। आपने पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट को आपने जो है आउटसोर्सिंग और संविदा के हवाले कर दिया। 90% वो उसके अंदर जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर संविदा पर हैं, नर्स संविदा पर है, स्वीपर, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सब आउटसोर्सिंग में है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो तो कोलैप्स कर दिया। इस पर बात होगी कि नहीं होगी? वो बात इसलिए होगी कि रायबरेली ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोविड मौतों को देखा है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है वो सबके सामने पूरे प्रदेश के अंदर वो सवाल है, वो बना रहेगा। नहरें यहाँ सूखी पड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। पेयजल के नाम पर आपने अडानी का पाइप बेचना है, सोलर लाइट बेचना है,
और अडानी अंबानी का पाइप बेचना है, तो आपने गांव गांव वाटर टैंक पानी की टंकियां बनाने का काम शुरू किया, और आपने जल व्यवस्था के नाम पर आपने क्या किया कि जो वाटर लेवल यहाँ खतरनाक लेवल तक गया था, अवैज्ञानिक ढंग से इन टंकियों के जरिए आपने और उसका सत्यानाश कर दिया। आने वाले 5 साल बाद उसके जो रिजल्ट आने वाले वो बहुत भयानक है। उसके पीछे की लॉजिक क्या है, काम क्या है आपका? उसके पीछे है कि आप एक पूंजीपति का माल बेचवा रहे हैं, कहना है पानी दे रहे हैं आपको। तो ये 5 किलो राशन पर ले जाके आपने कहा कि भाई हम जो शहरों से लोग लौट के आए हैं उनको हम काम दे देंगे यहाँ, तो काम तो दिया नहीं आपने। मनरेगा में आपने 13.5% का कटौती कर दिया आपने, मनरेगा का बजट कट हो गया। तो मनरेगा को रिच करना चाहिए था, इनरिच करते आप। तो वो जो लोग लौट के आए थे प्रदेश से, वो लोग यहाँ पर आकर के मतलब अपने गांव में काम करते, वो आपने कुछ किया नहीं। रायबरेली और अमेठी का एक ज्वाइंट सवाल है कि रायबरेली की एक तहसील है और एक ब्लॉक है हमारा सलोन, वो पूरे प्रदेश का 35% आलू अकेले पैदा करता है। पूरे यूपी में जो आलू पैदा होता है उसका 35% आलू सलोन में पैदा होता है। आप 35% आलू नहीं, 900 लाख कुंटल आलू पैदा होता है, और उसके लिए 2 वहां सरकारी कोल्ड स्टोर है, बंद पड़ा हुआ है, वो कभी रिपेयर नहीं हुआ, उसको बनाना नहीं। उस आलू के संरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए मार्केटिंग का कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए रायबरेली में 10,000 हेक्टेयर में आलू पैदा होता है, और आप जो है 25 हेक्टेयर का, 50 हेक्टेयर का, 100 हेक्टेयर का बीज आप उपलब्ध कराते हैं, और उसका 90% बीज ये बड़ा सत्ताधारी दल का जो नेता रहता है वो सब उठा ले जाता है अपने खेत के लिए। तो बीज मिलता नहीं है, नहर में पानी नहीं है, खाद का भगवान मालिक है। तो ये जो सवाल है, और हर चुनाव में लोग ये स्लोगन मारते हैं। अभी 5 साल पहले भी बहुत सुन रहे थे कि यहाँ पर ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और आलू का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगा। वहाँ एक फूड पार्क बनाने का कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था, प्लान किया था, उसका बजट वगैरह अभी जारी हुआ था, वो फूड पार्क गया, आलू किसान मर रहा। रायबरेली में दूसरी कोई ऐसी खेती नहीं। हमारा मिंट पार्क बना, वो बंद पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपया लगा करके उसमें ताला बंद है, मिंट के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला उसका। तो ये पूरा इंडस्ट्री में आपने कहा रिहैबिलिट करेंगे इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्री रिहैबिलिट नहीं हुई। अब इंडस्ट्री भी, और सबसे बड़ी बात यह है जो इस चुनाव में ये सवाल नहीं बनेगा इसलिए कि जानकारी लोगों के पास नहीं है, जब यहां पर रेल कोच लगा तो ये बात तय हुई कि यहां पर रेल कोच के जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाले उद्योग है, छोटे इंसलरीज कह लीजिए उनको, वो इंसलरीज की एक चेन बनेगी। कोई नट बोल्ट बनाएगा, कोई कील बनाएगा, कोई फॉर्म बनाएगा, कोई गद्दा बनाएगा, कोई लकड़ी का फ्रेम बनाएगा, कोई लोहे का फ्रेम, ये सब बहुत सारा चीज बनता रहता है उसके आसपास। तो रायबरेली में वो बनना था, रातों रात मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हो गया कि ये फतेहपुर में बनेगा। तो आप रायबरेली से 10 लाख लोगों का रोजगार फतेहपुर लेके चले गए। पूरा जितना इंसलरी का काम था रायबरेली से, वो यानी जमीन ढूंढी जा रही थी, अक्वायर हो रही थी, निजी पूंजीपति उद्योग निवेशक आ रहे थे और वो जगह तलाश रहे थे। लेकिन आपने जो वहां अक्सर से फतेहपुर का जो रास्ता है चौडगरा का, उसके रास्ते पर आपने अक्वायर करके और पूरा एक मॉडल विकसित कर दिया। तो रायबरेली में आपने उद्योग का एक सत्यानाश कर दिया। अब इनका बेईमानी और भ्रष्टाचार वाला मसला सुन लीजिए। एक पुल जो है मोदी जी ने उद्घाटन किया था, अभी उसको उद्घाटन के बाद से वो 3 दिन चला, उसका टूट गया, उस कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, वो पुल रिपेयर नहीं हुआ, और रायबरेली के लोग उस पुल के नाम पर टोल टैक्स दे रहे हैं पिछले 3 साल से, 4 साल से, और 5 साल हमको लगता है होने वाला चुनाव आ गया है। पिछले चुनाव में ही ये हुआ था, वो रेल कोच पे आए थे, वहीं से उद्घाटन कर दिया। तो वो कंपनी अभी भी आराम से घूम रही है और पुल ध्वस्त पड़ा हुआ है और वो बाईपास का रास्ता नहीं है, और रायबरेली के लोग ठगे जा रहे हैं, टोल टैक्स इनको दे रहे हैं। तो ये, और इनके जो लीडर्स हैं उनका हाल क्या है, जमीनें छीनो, लोगों का जमीन छीन लीजिए, माने पूरा लूट विद्या का पूरा खेल चल रहा है कि पनाह मांग गए जिले के लोग। थाना इनके घर में लग रहा है, अदालत कचहरी इनके घर में लग रही, चकबंदी इनके घर में लग रही है। तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपने अपनी चौपाल में बैठा लिया है, अपने दरवाजे पे बैठा लिया है, और आप जिधर उंगली उठा देंगे कि ये हमारा है तो वो आपका हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक डिलीवरी है
यही डिलीवरी है एक्चुअल में। और इस डिलीवरी के खिलाफ रायबरेली ने बहुत बड़े बड़ों को सबक सिखाया है, और अभी सबक सिखाने लायक कोई है नहीं। तो इनको तो बोलिए जो भाजपा को जो उनका जो सपना अभी कभी पाल रखा होगा, तो वो सपना कहीं पूरा होने नहीं जा रहा है। और यहाँ पर निश्चित तौर से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और निश्चित तौर से इंडिया ब्लॉक की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला है कांग्रेस का कि उन्होंने अपने सबसे बड़े लीडर को रायबरेली के लिए दिया है। तो हम समझते हैं कि रायबरेली भी उसका उसी तरह से सम्मान करेगी और अपना मत दे करके वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की जो भूमिका खासतौर से राहुल गांधी ने पिछले दौर में निभाई, सदन के भीतर जिस तरह से वो लड़े, सदन के बाहर जिस तरह से लड़े, और इस देश के अंदर भय और आतंक का जो माहौल था जिसके खिलाफ सिर्फ वामपंथी लड़ रहे थे, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ रही थी, राहुल गांधी निकले और उन्होंने एक आतंक के माहौल को तोड़ने में एक कदम आगे बढ़ करके, तो उनकी दोनों यात्राओं ने जो तय किया, तो सदन से लेकर के सड़क तक उस आदमी की जो भूमिका है वो निश्चित तौर से एक बड़े लीडर की भूमिका है। और हमको तो लगता है उसके अंदर नेहरू, गांधी, इंदिरा, तो सबका समावेश है। और निश्चित तौर से रायबरेली इसको समझ रही होगी, और आगे चुनाव में 4 जून को इसके परिणाम मिलेंगे।